हे हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में कंसिस्टेंट प्लेयर आनंद राठी, इस कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। प्री रेटिंग ऑलरेडी मार्केट इसको कर चुका है, इसके स्टॉक को 25-30 का पी जो था वो 65-70 के रेंज में आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 4,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 16-17 हज़ार करोड़ का हो चुका है। 4x रिटर्न मिला है स्टॉक को एक साल के अंदर, क्योंकि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है। कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट का गाइडेंस 20 से 25% का रहा है, एंड जो एग्जीक्यूशन रहा है उनका वो 30-35% की कंपाउंडिंग रही है सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर। सो अकॉर्डिंगली मार्केट ने भी स्टॉक को रिवॉर्ड किया है। तो रिजल्ट इनके इस क्वार्टर में भी अच्छे आए थे। सो देखेंगे यहाँ से आने वाले क्वार्टर्स में कैसा व्यू है मैनेजमेंट का, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट कैसा ग्रोथ देखता है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे स्पेस के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगेन वही ग्रोथ तो बहुत अच्छा था, सेल्स ग्रोथ 38% था, प्रॉफिट ग्रोथ 38% था, एंड इनका जो ट्रेल इनकम का ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफी सॉलिड था, 70% के आसपास था। मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले गाइडेंस दिया था कि इनका जो ट्रेल इनकम है, उसका उसका टोटल शेयर रेवेन्यू के अंदर ये 50% तक लेके जाना चाहते हैं। जैसा हमने वेल्थ फर्स्ट के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि आपके टोटल रेवेन्यू का जितना ज्यादा शेयर ट्रेल इनकम से आएगा, तो उतना आपके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो अभी उसकी ग्रोथ अच्छी रही है इस क्वार्टर के अंदर। देन कंपनी का नेट इनफ्लो अगर आप देखोगे तो वो भी काफी सॉलिड रहा है। ऑलमोस्ट उसमें 173% की ग्रोथ रही है, एंड 3400 करोड़ का नेट इनफ्लो आया इस क्वार्टर में कंपनी के पास में, मतलब क्लाइंटों से जो फ्रेश पैसा इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर उठाया है। अब इसमें से 2100 करोड़ के आसपास कंपनी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रहेगा, उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा, आपको आपको यील्ड उतना ज्यादा मिलेगा। तो 2100 करोड़ इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, प्लस उसमें भी 100% जो फंड है इनके वो रेगुलर फंड्स रहे हैं। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड में होता है एक डायरेक्ट प्लान, एक रेगुलर प्लान। अब कंपनी बोल रही है, अगर आप इंडस्ट्री का ट्रेंड देखोगे तो इंडस्ट्री में इंक्रीजिंगली जो जो फ्रेश पैसा जा रहा है वो आपका डायरेक्ट प्लान की तरफ जा रहा है। जितने भी आप ये डिजिटल एप्स देखते हो, जैसे ईटी मनी है, ग्रो है, ये सारे एप्स जो हैं डिजिटल फंड को ज्यादा प्रमोट करते हैं। एंड मार्केट में भी पैसिव इन्वेस्टिंग को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट आनंद राठी का 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर प्लान की तरफ जा रहा है। तो ये क्या शो करता है कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, इनके सर्विस लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। बिकॉज ये रिटेल क्लाइंट नहीं है जो 10,000 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। ये एचएनआई क्लाइंट्स है जिनका बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो साइज होता है, एंड उस पोर्टफोलियो पे अगर आप रेगुलर प्लान के अंडर 1% एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो 1% बहुत ज्यादा होता है इन क्लाइंट्स के लिए। बट स्टिल वो 100% इन्वेस्टमेंट जो है अपने रेगुलर प्लान के अंडर करने के लिए रेडी है। तो ये आनंद राठे की क्रेडिबिलिटी शो करता है मार्केट के अंदर। देन लास्ट 12 मंथ्स अगर हम देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 52 नए आरएम्स इन्होंने ऐड किए हैं, एंड टोटल आरएम बेस आज के टाइम पे कंपनी का 360 है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीरो आरएम एट्रिशन रहा है पिछले एक साल के अंदर। तो क्योंकि आरएम एट्रिशन आपका बहुत कंट्रोल लेवल पे रहता है, इसीलिए क्लाइंट एट्रिशन भी अगर आप देखोगे इनका तो बहुत कम है। 0.1% क्लाइंट एयूएम एट्रिशन रहा है इनका इस क्वार्टर के अंदर। सो अगेन ये इन दोनों चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है कंपनी ने। बिकॉज आरएम अगर छोड़ के जाएगा आपकी कंपनी को, तब ज्यादा हाई चांस है कि क्लाइंट भी उसके साथ शिफ्ट कर जाएगा। तो दोनों चीजों पे काफी अच्छे से कंट्रोल रखा है मैनेजमेंट ने। इंडियन इकोनॉमी पे कंपनी का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में भी 7.2% के आसपास रहने का एक्सपेक्टेशन है। एंड ग्लोबल कंट्रीज से अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी इस साल भी अच्छा करेगी। प्लस कंपनी कह रही है कि हमारा ऐसा मानना है कि जो एच एन आई का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा, एंड अगेन एक सॉलिड ग्रोथ मिलनी चाहिए पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस अगेन वही मेंटेन किया है कि 20 से 25% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत इजीली आने वाले सालों के लिए। देन ये 11th क्वार्टर था कंपनी का जब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गया कंपनी को लिस्ट हुए। एंड मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं कि आप कंसिस्टेंसी अगर देखोगे हमारे परफॉर्मेंस की, तो आपको शो होगा कि कितने अच्छे से हमने हमारी अर्निंग को मेंटेन करके रखा है। तो ऑन एन एवरेज कंपनी का जो एवरेज पैट ग्रोथ रहा है पिछले 11 क्वार्टर्स के अंदर, वो 23 to 24% के आसपास रहा है। देन इनका जो टोटल जो प्रोडक्ट मिक्स है जहां ये क्लाइंट का पैसा लगाते हैं, तो उसमें डेट म्यूचुअल फंड का शेयर कम हो गया। पहले 11% था, अब 7% हो गया। इसका रीजन क्या है? तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम जो एसेट ऑनबोर्ड करते हैं अपने एचएनआईज का, तो हम वही एसेट ऑनबोर्ड करते हैं जो इंटर जनरेशनल वेल्थ होता है। इंटर जनरेशन वेल्थ मतलब क्या हो गया? मैं एचएनआई हूं, तो मैं अपनी अगली जनरेशन के लिए क्या वेल्थ पास ऑन करके जा रहा हूं। तो आनंद राठी कह रहा है कि हम वही वेल्थ ऑनबोर्ड करते हैं उसी होराइजन के साथ कि 10 साल 15 साल 20 साल तक ये एसेट जो है वो हमारे पास रहेगा,
एंड उसके ऊपर हम एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे हमारे क्लाइंट्स को। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्यों इनका डेट का लेवल कम हुआ है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि जब हम 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट का पैसा, तो डेफिनेटली हम डेट प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, बिकॉज वहां पे आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता, वही 6 7 8% आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको ज्यादा फोकस जो है वो इक्विटी की तरफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकते हो अपने क्लाइंट को। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन कंपनी कह रही है कि इक्विटी मार्केट ने लगातार नया हाई बनाया है, निफ्टी का नया हाई बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली M2M हमारा बढ़ जाता है इक्विटी एलोकेशन के अंदर। तो ये भी एक रीजन है कि डेट म्यूचुअल फंड का एंड उसके साथ में MLD जो ये दूसरा प्रोडक्ट करते हैं उसका ओवरऑल शेयर कम हो गया, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हमारा फोकस है कि इसको हमको बढ़ाना है। देन अगर आप आनंद राठी का AUM पर RM देखोगे तो वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में जबकि इन्होंने पिछले एक साल में 52 नए RMs ऐड किए हैं। तो जैसे हमने कल्याण का डिस्कस किया था या 5 स्टार का डिस्कस किया था कि इन्होंने नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाए हैं, तो उसकी वजह से उनका रेवेन्यू पर स्टोर एंड AUM पर ब्रांच लगातार कम हो गया, बिकॉज बिजनेस ने ज्यादा एक्सपेंशन किया है। तो लॉजिकली इनका भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप नए RM सिस्टम में ऐड कर रहे हो तो आपका पर RM जो AUM है वो आपका कम होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ा है। तो ये हमको शो करता है कि कितनी अच्छी एफिशिएंसी है इस कंपनी की। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसके पीछे 3 4 रीजंस हैं। पहला रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि हमारा एट्रिशन लेवल बिल्कुल जीरो रहा है पिछले एक साल के अंदर, एंड ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में किसी भी कोई भी मॉडल हो, चाहे बैंक हो, NBFC हो या ब्रोकिंग कंपनी हो, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि एक साल तक आपका रेगुलेट जीरो RM एट्रिशन जो है वो जीरो रहता है इतने बड़े RM बेस के ऊपर। तो सबसे बड़ा रीजन वो है, क्योंकि जब RM आपका छोड़ करके जाता है, स्विच करता है कंपनी को, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो वो क्लाइंट मैनेज कर रहा है उसमें से क्लाइंट भी आपका एट्रीट होगा, उसका AUM भी स्विच होगा दूसरी कंपनी में। क्योंकि नेचुरली अगर आप देखो तो एक RM के साथ में आप 4 साल 5 साल तक काम कर रहे हो, तो आपका एक कंफर्ट बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एंड वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को, गोल्स को काफी अच्छे से समझता है। तो एटलीस्ट अगर मैं 100% नहीं फिर भी 40 50% अपने AUM का स्विच कर सकता हूँ दूसरी कंपनी में। लेकिन क्योंकि इनका RM एट्रिशन कंट्रोल पे रहता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी एक तो वहां से बढ़ती है। दूसरा रीजन कंपनी कह रही है कि क्योंकि हमारी कंपनी अब लिस्टेड हो गई है पिछले 2 2.5 3 साल के अंदर, तो एक ब्रांडिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो डेफिनेटली क्लाइंट के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, प्लस एम्प्लॉयज भी देखता है कि मार्केट में इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, एक ब्रांड बन गया है अब धीरे धीरे। तो उसका भी एक नेचुरल शिफ्ट होता है कि क्लाइंट जहां पहले स्टार्टिंग में सिर्फ 5 करोड़ 10 करोड़ से स्टार्ट करता था, वो भी अपना टिकट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता है धीरे धीरे। तो दूसरा फैक्टर वो है। तीसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजमेंट कह रहा है तीसरा फैक्टर है कि हमने पिछले कुछ सालों में मैथमेटिकली सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है क्लाइंट्स को कि उनके पोर्टफोलियो में बेसिक प्रॉब्लम क्या है। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो एक्सप्लोर करोगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ऐसे पोर्टफोलियोज मिलेंगे जहां पे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बहुत हाई है। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने रख रखे हैं कि उनको खुद भी नहीं पता है कि इसका पर्पस क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल हाई है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिटर्न उनको मिल रहा है उसके ऊपर वो बहुत लो है, वही 8 9 10% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने इतनी अपनी बढ़ा रखी है। तो जब हम ये चीज एक्सप्लेन करते हैं क्लाइंट को मैथमेटिकली कि आपने कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इतना बढ़ाया हुआ है, बट निफ्टी के कंपैरिजन में जो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है वो बहुत खराब परफॉर्मेंस है, लो रिटर्न पे आप बैठे हुए हो, तो बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझ में आता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज आप अपने सर्कल में भी देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इन्वेस्टिंग तो कर रहे हैं, बट वो नाम की इन्वेस्टिंग है। उन्होंने गोल्ड बॉन्ड भी ले रखा है, म्यूचुअल फंड भी ले रखा है, 10 10 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, इंश्योरेंस भी ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, यूलिप भी है, टर्म इंश्योरेंस भी है। मतलब खुद भी नहीं पता कि हम इन्वेस्ट कर कहाँ पे रहे हैं। सो बस ये है कि 8 10 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, लेकिन यही नहीं पता कि उस पर रिटर्न कितना बना मैथमेटिकली। सो अगर उनको ये भी नहीं पता कि अगर आप सिंपली इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करोगे तो 6 से 7 साल में पैसा तो आपका वहीं पे डबल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस है इंडस्ट्री के अंदर, जिसको ये कंपनी एक्सप्लोर करती है। एंड कंपनी कह रही है कि इससे हमको हमारा ट्रस्ट और बढ़ता है और क्लाइंट बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है हमारे साथ एक बड़े अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए। तो ये 3 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका एफिशिएंसी और बढ़ रहा है इनके RM का, एंड पर RM AUM लगातार ग्रो करता जा रहा है कंपनी का। देन इन्होंने जो गाइडेंस दिया था पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि जो प्रोडक्ट मिक्स इनका चेंज हो गया है, इनका बेसिकली प्रिंसिपल है कि 55 to 60% इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में रहेगा, फिर आपका 28 30% के आसपास आपका MLDs में रहेगा और बाकी का आपका डेट म्यूचुअल फंड में रहेगा।
अब ये शेयर ऑफ कोर्स प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया है, तो कंपनी ने टारगेट दिया था कि डायरेक्शनली हम वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी भी उस टारगेट से बहुत दूर है कंपनी। एमएलटी अभी भी सिर्फ 24% है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है इसका मेन रीजन ये है कि इक्विटी मार्केट लगातार नया हाई बना रहा है, एंड आपको भी समझना होगा कि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल है प्रोडक्ट मिक्स को एकदम से चेंज करने के लिए, बिकॉज हमको क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो भी देखना पड़ता है। तो हम कोई मतलब ऐसा फोन नहीं बेचने की स्मार्टफोन बेचना कम कर दें एंड आईफोन बेचना शुरू कर दें, बिकॉज उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो हमको क्लाइंट का प्रेफरेंस भी देखना पड़ता है, एंड लेकिन डायरेक्शनली हम उसी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो आने वाले क्वार्टर्स में धीरे धीरे आप देखोगे ईयर एंड तक बेसिकली कंपनी बोल रही है कि हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो वापस पहले वाले लेवल पे आ जाएगा। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि अगेन वही मतलब ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने वही दिया है, और ट्रायल इनकम को लेकर भी इनका कहना है कि 50-50 हमारा टारगेट है कि हमारे रेवेन्यू का 50% पार्ट जो है वो ट्रायल इनकम से आना चाहिए, बाकी का 50% हमारा ट्रांजैक्शनल इनकम से आना चाहिए। आरओई कंपनी का बहुत हाई है, 35 से 42% तक इंप्रूव हुआ है। देन आनंद राठी भी एनआरआई बिजनेस को टैप कर रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहा है, तो गिफ्ट सिटी में ये भी देख रहे हैं अपना एक ब्रांच ओपन करने को। कंपनी कह रही है कि हम पिछले 6-7 साल से लगातार जून जुलाई के मंथ में फॉरेन मार्केट्स में एक्सप्लोर करते हैं, वहां के फंड मैनेजर से मिलते हैं। तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा बुलिश है इंडियन मार्केट को लेकर के, एंड वहां के क्लाइंट्स ईगरली चाहते हैं कि हम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमने वहां पे देखा है, एंड एनआरआई बिजनेस जो है वो अगले 5-10 साल छोटी सी छोटी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी डिलीवर करने वाला है। सो कंपनी कह रही है कि अभी हम ज्योग्राफिकली तो एक्सपेंशन नहीं देख रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ब्रांच वगैरह अभी हम ओपन कर रहे हैं, बट यस गिफ्ट सिटी में हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज, और हमको ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो ओवरऑल इसको भी एक्सप्लोर कर रही है कंपनी। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि अगेन वही आरएम प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ता रहेगा। नेट इनफ्लो में अगर आप देखोगे तो इनका 20 से 25% जो फ्रेश पैसा आता है वो नए क्लाइंट से आता है, तो मेजरली 70-80% जो पैसा है इनका वो पुराने क्लाइंट से ही आता है इनके नेट इनफ्लो में। उसका रीजन ये है कि कंपनी कह रही है कि हम कभी भी नए क्लाइंट को पुश नहीं करते हैं कि वो एक बड़े अमाउंट से हमारे साथ स्टार्ट करे, बिकॉज वी नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा वो रिटर्न देखेगा, परफॉर्मेंस देखेगा, तो नेचुरली क्लाइंट अपना एलोकेशन बढ़ाता जाता है हमारे साथ में। देन कंपनी कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारी कैपेसिटी है 360 आरएम है हमारे, तो हर एक आरएम ऑन एन एवरेज 50 क्लाइंट को मैनेज कर सकता है। सो उसी के बेसिस पे टोटल 18,000 क्लाइंट अभी कंपनी के पास में है। कंपनी कह रही है कि सेम कैपेसिटी के ऊपर हम 7,000 और फ्रेश क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, मतलब 18,000 से 25,000 तक हम क्लाइंट जा सकते हैं बिना कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज किए आरएम बेस के अंदर। सो कंपनी कह रही है कि हमें एक्विजिशन के लिए कोई बहुत बड़ा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे हम क्या फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, जिन्होंने हमारी परफॉर्मेंस को असेस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको हम जस्ट अप्रोच करते हैं कि आप अपने सर्कल में, अपनी सोसाइटी में हमें 5 से 10 लोगों से मीटिंग करवाइए। तो उनके सोसाइटी में कोई एक छोटा सा इवेंट होता है, हाई टी पार्टी होती है, उस तरीके के इवेंट को हम अप्रोच करके क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करते हैं। सो वो चीज हम ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन कि मतलब अननेसेसरी कोल्ड कॉलिंग करें एंड वर्किंग आवर्स में लोगों को डिस्टर्ब करें। वही सेम ट्रेंड जो वेल्थ फर्स्ट के एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि रेफरेंसेस सबसे बड़ा चैनल बन चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए। तो वही मॉडल ये कंपनी भी फॉलो कर रही है, एंड कंपनी कह रही है कि वही मैथमेटिकली जब हम उन नए क्लाइंटों को भी ये चीज एक्सप्लेन करते हैं, सो उनको काफी अच्छे से समझ आता है कि कितना कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड हमको काम करना चाहिए इनके साथ में। देन कंपनी कह रही है कि अब उस पर आपका परफॉर्मेंस भी दिखता है पोर्टफोलियो का, कि निफ्टी को आप जब लगातार 5 साल 10 साल तक 1-1 2-2% से आउट परफॉर्म करते हो, तो क्लाइंट का ट्रस्ट तो अल्टीमेटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आ ही जाता है। देन टेक्नोलॉजी पे कंपनी कह रही है कि पहले भी इनका यही व्यू था, कंपनी कह रही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी कभी भी आरएम को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज आज के टाइम पे हम टेक्नोलॉजी वैसे यूज करते हैं। 60 से 65% जो हमारी मीटिंग होती है वो हमारी मतलब जो ऑनबोर्डिंग मीटिंग होती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होती है, फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। लेकिन आरएम को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है एक क्लाइंट के लिए, एक एचएनआई क्लाइंट के लिए। क्योंकि जब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, सेंटीमेंट अच्छा है, तब तो वो बाय तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी फंड बाय कर लेगा, 1-2 साल में उसका रिटर्न बन जाएगा। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब होता है, बियर मार्केट आता है, मार्केट में स्ट्रगल चल रहा होता है, बियरी सेंटीमेंट होता है, उस टाइम पे क्लाइंट को ये अच्छे से समझाना कि एग्जिट करना है, नहीं करना है, कब करना है,
ये बहुत क्रिटिकल होता है, और इसको टेक्नोलॉजिकली आप कभी भी अप्रोच को ऐसा अप्रोच नहीं कर सकते। तो वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन, एक आरएम का एक्सपीरियंस, एक सीनियोरिटी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, तो टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी वाइज कंपनी कह रही है कि हम ऑनबोर्डिंग के लिए जरूर इसको यूज करते हैं। जैसे पहले हमारी जो ऑनबोर्डिंग थी वो हम फिजिकली जाके करते थे, एंड 100% हमारा जो एक साल में हम 12 बार मिलते हैं क्लाइंट को, तो हर मंथ हम फिजिकल जाके मीटिंग करते थे। बट अब वो बिल्कुल चेंज हो गया। कई बार होता है कि एक एक साल पूरा हमारा मीटिंग ही नहीं होता है क्लाइंट से फिजिकली, हम सारा कुछ ऑन बोर्ड कर लेते हैं गूगल मीट पे, जूम मीटिंग के ऊपर। वही सेम चीज जो वेल्थ फर्स्ट भी कर रहा है आज के टाइम पे। तो ये टेक्नोलॉजी जरूर यूज कर रही है, और कंपनी कह रही है आज के टाइम पे कोई भी छोटी से छोटी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। मेन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है सर्विस लेवल के अंदर, क्लाइंट रिटेंशन के अंदर, आरएम रिटेंशन के अंदर। सो वो ये दो तीन जो चीजों के ऊपर जो कंपनी अच्छे से काम कर लेगी, उसका शेयर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में लगातार बढ़ता रहेगा। देन कंपनी का कहना है कि हमने हमेशा से गाइडेंस दिया है कि हमारा जो बिजनेस है उसको हम इस तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी मार्केट पे बहुत कम हो, मतलब इसका कोरिलेशन मार्केट के सेंटीमेंट से बहुत ज्यादा कम हो। एंड कंपनी बोल रही है कि इसको वैलिडेट करने के लिए आप हमारे पिछले 2-3 साल का परफॉर्मेंस देख सकते हो। सो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किया है। कंपनी बोल रही है कि अगर आप पिछले 3 साल के 3 वर्स्ट क्वार्टर देखो जहां पे मार्केट का सेंटीमेंट बहुत खराब था, जैसे FY22 FY23 के टाइम पे अगर आप देखोगे, तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर था, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे थे, रिसेशन का माहौल था ग्लोबली, तो उस टाइम पे मार्केट में काफी शार्प फॉल आया था। 18,000 से मार्केट ऑलमोस्ट 15,300 15,300 15,400 के लेवल पे आया था। कंपनी कह रही है कि उन क्वार्टर्स में भी अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखो, तो हम कंसिस्टेंटली एक हाई पेस पे ग्रो कर रहे थे, नेट इनफ्लो हमारा तब भी ग्रो कर रहा था। सो ये चीज क्या शो करता है कि हमने बहुत बड़े लेवल तक इस चीज को अचीव किया है, अपनी डिपेंडेंसी मार्केट के सेंटीमेंट से अलग करी है। अब इसके अलावा कंपनी कह रही है कि मेन 4 इंजन हैं हमारे ग्रोथ के, या ब्रॉडली अगर आप देखो तो इस एक अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के लिए जो ग्रोथ के लीवर्स हैं वो 4 होते हैं। पहला तो कंपनी कह रही है कि आपका मार्केट का जो M2M मिलता है, AUM का ग्रोथ मिलता है 3 साल में 5 साल में ऑन एन एवरेज 13-15% निफ्टी देता है। लेकिन क्योंकि इनके पास बाकी के प्रोडक्ट्स भी हैं, डेट म्यूचुअल फंड है, MLDs हैं, तो कंपनी कह रही है कि 10 से 12% का रिटर्न तो हमको मार्केट्स के थ्रू मिल जाता है हमारे AUM के अंदर। ये पहला ग्रोथ लीवर हो गया। दूसरा कंपनी कह रही है कि जब हम नया आरएम सिस्टम के अंदर लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली नया आरएम नया क्लाइंट लेकर के आएगा, तो वो ये हमारा दूसरा ग्रोथ हो गया। तीसरा ग्रोथ कंपनी कह रही है कि जो एग्जिस्टिंग आरएम है वो मार्केट में नया क्लाइंट लेकर के आएगा, बिकॉज वो इतने सालों से सर्विस दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो उसको रेफरेंसेस मिलेंगे, तो वो हमारा तीसरा ग्रोथ लीवर हो गया। एंड लास्टली चौथा ग्रोथ लीवर क्या हुआ आपका, कि आप सिस्टम के अंदर एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नया पैसा लेकर के आते हो। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप मैनेज कर रहे हो, उनको आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो और फ्रेश इनफ्लो आपके सिस्टम में डालते हैं, बिकॉज उनकी भी सेविंग बढ़ रही है, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। तो ये 4 मेन ग्रोथ लीवर है कंपनी कह रही है। अब इसमें 10-12% तो आपको उसी से मार्केट से ही मिल गया। बाकी से आपको कंपनी कह रही है कि बहुत ईजी है कि हम 8 से 10% का ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी बोल रही है कि 20-25% का ग्रोथ का कंपाउंडिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस अगले 10 से 15 साल तक करना हमारे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो क्योंकि इनका गाइडेंस इतना स्ट्रांग है, और ये 2-3 साल का गाइडेंस नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि साइकिल में अप ट्रेंड आया, जैसे हम माइक्रो फाइनेंस साइकिल की बात करते हैं कि अभी साइकिल चल रहा है, बहुत अच्छा साइकिल चल रहा है, तो 2-3 साल साइकिल चलेगा एंड देन वापस से डाउन टर्न आएगा। वैसा साइकिल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। 10 साल 15 साल का ग्रोथ होराइजन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पूरी इंडस्ट्री का। इसीलिए आप देखते हो कि मार्केट ऐसे बिजनेसेस को हाई वैल्यूएशन देता है, प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। बिकॉज जब आप कंपेयर करोगे कि कोई बिजनेस 40% पे ग्रो कर रहा है लेकिन उसका वैल्यूएशन काफी कम है, कंपेयर टू अनदर बिजनेस जो ऑलमोस्ट 18-20% पे ग्रो कर रहा है लेकिन वो 70-80 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका रीजन यही है कि मार्केट को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। मार्केट को दिख रहा है कि इसका बिजनेस मॉडल इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर्ड है कि अगला 10-15 साल तक ये इस रेट पे कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग कर सकता है। सो उसके बेसिस पे मार्केट उसको हाई वैल्यूएशन देता है। ये हमको कभी भी नंबर्स देख के नहीं आएगा। ये जब आप एक बिजनेस को ट्रैक करोगे, मॉडल को समझोगे, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उनका उनका पूरा डायरेक्शन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसका आगे का स्कोप कितना ज्यादा बड़ा है। देन इन्होंने एक और अच्छा डेटा शेयर किया है। सो कंपनी कह रही है कि हमको ऐसा लगता है कि अगला जो पूरा डेकेड है, उसमें जो नंबर ऑफ HNIs है हमारे कंट्री के अंदर, वो 15 to 17 के परसेंट के रेट से ग्रो कर सकते हैं। और ये मतलब बहुत सारे सोर्सेज से आप चेक कर सकते हो, सबका ग्रोथ का नंबर ये इतना ही है कि नंबर ऑफ HNIs इंडिया में 15-16-17% से ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है अगले 10 साल के अंदर। तो कंपनी कह रही है आज करंटली अगर आप HNI फैमिलीज देखोगे इंडिया में, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 लाख HNI फैमिलीज है।
हमारा प्रिडिक्शन ये है कि अगले 10 साल के अंदर नंबर ऑफ एचएनआई फैमिलीज इंडिया के अंदर क्वाड्रपल हो जाएगी, मतलब 32 लाख टोटल फैमिलीज हो जाएगी। तो आपका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो क्लाइंट बेस है, वही ऑलमोस्ट 4 टाइम हो जाएगा अगले 10 साल के अंदर। एंड उसके ऊपर से जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनका वेल्थ भी 20 से 25% के रेट पे ग्रो करेगा। नया क्लाइंट आपका 4 टाइम हो जाएगा। तो ये सारे ग्रोथ लीवर्स हैं जिसकी वजह से सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि इस पूरे कैपिटल मार्केट के अंदर आप देखोगे तो चाहे ब्रोकिंग कंपनीज हो, या आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, एएमसी कंपनीज हो, या आपके रजिस्ट्रार हो जैसे सीडीएसएल है, बीएसई है, कैम्स है, आपका के फिनटेक है, इन सारी कंपनीज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 10 से 15 साल के अंदर। तो उसको लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। एंड लास्टली एक इन्होंने ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री के अंदर एक हम बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देख रहे हैं कि जो अगली जनरेशन है एचएनआईज की, वो काफी ज्यादा ओपन है फाइनेंशियल एसेट को लेकर के। मतलब जो पुरानी जनरेशन थी, जो पहले जो एचएनआईज थे, वो थोड़े से ज्यादा मतलब उनका फोकस थोड़ा ज्यादा फिजिकल एसेट की तरफ होता था, लाइक रियल स्टेट वगैरह। लेकिन जो नई जनरेशन है वो काफी ओपन है फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड कंपनी कह रही है कि यही बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप आज के टाइम पे इंडियन लिस्टेड मार्केट में कंपनीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो एफआईआई का शेयर काफी ज्यादा कम हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशंस हैं, उनका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा है। एंड कंपनी कह रही कि ये हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आज भी आरबीआई का जो डेटा है 800 लाख करोड़ के आसपास जो इंडिया हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, उसमें इक्विटी के अंदर जो पार्टिसिपेशन है हार्डली 6-7% के आसपास है। तो 6-7% का जो पार्टिसिपेशन है, ये डेफिनेटली आपका 15% तक जाना ही चाहिए आने वाले सालों में। सो इसको लेकर के भी मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले सालों में, बिकॉज जो अगली जनरेशन है एचएनआईज की, वो फाइनेंशियल एसेट की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था आनंद राठी वेल्थ का। मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी अगर आप देखोगे तो बहुत सॉलिड है हमेशा से। ये मतलब अंडर इनकी कमिटमेंट रहती है, ओवर डिलीवर करती है मैनेजमेंट, और उसी की वजह से मार्केट भी ऐसा रिवॉर्ड करता है स्टॉक को। स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से कोई री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो 25-30 का पी 65-70 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड वी नो कि इसी स्पेस के अंदर बाकी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से अगर अगर हम डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बिजनेस हो जिसका री रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मुझे पता है कि उसका आगे का अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अगले 10-15 साल के लिए, तो ये चीज तो बिल्कुल श्योर है कि मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल में भी ऐसे बिजनेस में ना जाए, बिकॉज मुझे पता है कि यहां से अपसाइड मुझे वैसा नहीं मिल सकता जो इसी सेक्टर के बाकी प्लेयर्स के ऊपर बैट करने से मिल सकता है, बिकॉज उनके पास वो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल जो ऐसे बिजनेसेस के अंदर है, मेरे को पता है कि जब तक इस बिजनेस में कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं आता, बहुत ही मतलब बहुत बेकार परफॉर्मेंस नहीं आता ऐसे बिजनेस से, ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन नहीं आता, या कुछ बहुत खराब नहीं हो जाता ऐसे बिजनेस के साथ में, तब तक मार्केट इसके स्टॉक को पनिश नहीं करने वाला। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है तो चांसेस बहुत हाई है कि यहां से ये स्टॉक लगातार नया हाई बनाता रहेगा। सो पॉइंट क्या हो गया कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा बिजनेस है तो मे बी इंक्रीमेंटल कैपिटल मेरा दूसरे बिजनेसेस में जाएगा जहां पे री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसको मैं मे बी या तो एग्जिट थोड़ा सा रिड्यूस करूं, बट एग्जिट पूरा नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो कि यहां से भी नया हाई लगाने का चांसेस इसका बहुत हाई है। ये एक पर्सपेक्टिव बनता है पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे सारी कंपनीज का, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।